नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी ने जहां बम्पर जीत हासिल की तो वहीं आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया, दोनों ही नेताओं की हार हुई है। बीजेपी ने दिल्ली में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पिछले 27 सालों का जीत का सूखा खत्म कर दिया है और 70 विधानसभा सीट वाली दिल्ली में 48 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की है। दिल्ली के दंगल में आपको पटखनी देने के साथ ही मिल्कीपुर में भी बीजेपी ने जीत की वहां पर डमरू बजा दी है। बीजेपी ने फैजाबाद हार का बदला ले लिया। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को दे दी है, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत का बड़ा जो बेड़ा है वो खुद अपने ऊपर उठा लिया था। मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक का सवाल था कि कहीं वहां पर नाक न कट जाए, लेकिन योगी की अभेद्य रणनीति के आगे सपा बुरी तरीके से ठेठ हो गई। आज के खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए बहुत सारे गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं चैनल हेड के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली में तस्वीरें देखने को मिली है, बीजेपी वहां पर जीती हुई दिखाई दे रही है और तमाम जो वहां पर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेताओं के जो चेहरे हैं वो वहां पर नाकाम साबित हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का रिजल्ट आया है दिल्ली का या उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर का, वो बिल्कुल अपने आप में अलग जनादेश है और ये जनादेश बताता है कि जनता जिसके साथ है वो एक तरफा होगी। और दिल्ली में देखिए लगभग 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त। और मेन बात कि जिन पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्टी चला रहे थे, जो ये दावा कर रहे थे कि दिल्ली हमारी है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, इसके साथ ही मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए, अवध ओझा चुनाव हार गए, आजसी हारते हारते जीती हैं। तो एक जो वर्तमान मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी सीट बचा ली सृष्टि, लेकिन बाकी का जो रिजल्ट है अगर आप उठाकर आप देखें कि इस बार उत्तर भारतीयों का सपोर्ट अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को नहीं मिला। दूसरा नुकसान जो उनके पार्टी के में भ्रष्टाचार पर आरोप लगा, करप्शन पर जो आरोप लगा कि अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, सत्येंद्र जैन जेल गए, तो वो एक जनता के मन में ये जरूर ये बात टीज कर गई कि भाई देखिए हमने जब से चुनाव हो रहा 14 में भी 7 सीटें बीजेपी जीती, लोकसभा दिल्ली की 24 में भी जीती, तो क्यों ना अगर दोनों सरकारें एक साथ रहेगी तो विकास ठीक से होगा। सिर्फ मुफ्त में बिजली देने से, मुफ्त में पानी देने से जनता का काम नहीं चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए और जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो है सुरक्षा। और उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर लोग आप देखिए दिल्ली में रहते हैं। अगर आप लक्ष्मी नगर से लेकर पड़पड़गंज से लेकर नागलोई से लेकर कोई भी इलाका आप मयूर बिहार उठा लीजिए, तो वहां पर आपको ज्यादातर लोग 40 से 50% लोग वो उत्तर भारत के यानी उत्तर प्रदेश के ज्यादा मिलेंगे और बिहार के लोग मिलेंगे। उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला और उसमें ब्रांड योगी काम आया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो 70 से 80% है। 3 दिन में 14 सभाएं उन्होंने दिल्ली में की थी और उसके बाद देखिए उन्होंने महाकुंभ को लेकर भी केजरीवाल पर कटाक्ष किया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था उन्हें अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जाके मां गंगा में त्रिवेणी में डुबकी लगानी चाहिए और उससे शायद उनका भला हो जाए। कई सारे संतों ने कहा था भाई वो तो योगी जी ने उनको ऑफर दे दिया, नहीं तो हम तो उनको आने ही नहीं देते। अगर आप मिल्कीपुर की सीट की बात करें तो वहां पर देखिए अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को लेकर पूरे देश में घूमा, लोकसभा में हाथ गलबैया करते रहे और ये कहा कि हमने अयोध्या में हरा दिया, रामलला विराजमान हुए, राम मंदिर बना और राम का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। उसके पलटवार में देखिए जो चंद्रभान पासवान वो लगभग 60,100 वोट से ज्यादा मतों से जीते हैं और ये जवाब अखिलेश यादव को भी है, समाजवादी पार्टी को भी। और वो लोग जो बार बार ये कह रहे थे नहीं नहीं सनातन नहीं चलेगा, महाकुंभ में तो सवाल उठा देंगे, डुबकी लगा देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे डुबकी लगा देंगे तो जो है आपके पाप नहीं धुले जाएंगे, 100 जन्मों के पाप नहीं धुलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो दिल्ली क्यों नहीं जीत लिया आप? कांग्रेस की देख लिए क्या हालत है। आम आदमी पार्टी तो अपने हाशिए पर आएगी ही। क्लीन स्वीप किया भारतीय जनता पार्टी। देखिए प्रवेश वर्मा, साहेब सिंह वर्मा के बेटे हैं, उन्होंने हरा दिया और नेगी ने हरा दिया जो है मनीष सिसोदिया को। तो देखिए आप जब जनादेश बहुत दिन तक आप जनता को भ्रम के साथ जिंदा नहीं रह सकते। उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, उसके नाम पे आप 37 सीटें पा गए। और उमर अब्दुल्ला ने देखिए ट्वीट किया कि खूब लड़ो आपस में, तो उमर अब्दुल्ला ने एक इशारा कर दिया है जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री, भाई देखो आपस में लड़ोगे तो देखो आप कभी सफल नहीं होगे, फिर वही अंग्रेजों वाली नीति है, फूट डालो और राज करो।
कर गया है। कोई भी राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं, ना अखिलेश, ना ममता, ना केजरीवाल। तो ये जनादेश जो जनता ने दिया वो क्लीन स्वीप दिया है। और दिल्ली की जो विकास की रफ्तार है, मुझे लगता है, मेरी जो अपनी निजी राय जी। सृष्टि, कि दिल्ली की विकास, चूंकि पुलिस जो है गृह मंत्रालय के पास रहती है, सारे अधिकार एलजी के पास रहते हैं, तो अब जब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी, तो योजनाएं जो है, जो जनता से जुड़ी समस्याएं, जो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि हमने जो वादा जी। किया है हम वो निभाएंगे, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि देखिए लूट और भ्रष्टाचार का जो पूर्ण विराम लगा है, और हम बधाई देते हैं दिल्ली की जनता को, जनादेश के लिए, और अभी विकास जी। और तेजी से बढ़ेगा। तो एनसीआर में, जिसमें उत्तर प्रदेश का सरकार का हिस्सा है, दिल्ली दिल्ली सरकार का हिस्सा और केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश है, तो अब तीनों सरकारें, ट्रिपल इंजन की सरकार। तो ये मानकर चलिए कि दिल्ली की जो तस्वीर है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली की तस्वीर बदलेंगे, वो आपको दिखाई देगा। सृष्टि। बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी ने दिल्ली में अप्रत्यक्ष जीत दर्ज की है, क्या इसे अरविंद केजरीवाल के प्रति जनता का गुस्सा माना जाएगा या फिर मोदी लहर का असर? क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल गुस्सा माना जाएगा, भ्रष्टाचार माना जाएगा, और मोदी और योगी की लहर भी मानी जाएगी। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 जब इसके पहले चुनाव हुआ था, तो उन्होंने दिल्ली में कहा था कि जो देश सोचता है वो दिल्ली सोचती है। तो अब दिल्ली जो सोचता है वही देश सोचता है, यानी दिल्ली में प्रधानमंत्री का भी जादू चला, योगी आदित्यनाथ का जादू चला। और देखिए जो संगठनात्मक ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, उतना बड़ा संगठन किसी के पास नहीं है। पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर और जिला अध्यक्ष से लेकर दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। और देखिए भारतीय जनता पार्टी 60 रोज चुनाव लड़ती है। आज के चुनाव खत्म हो गया है, कल से फिर ये दूसरे राज्य में चुनाव की तैयारी शुरू करेगी। 2027 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में अभी मंथन चल रहा है, किस सीट पे कौन लड़ेगा, जिला अध्यक्षों को बदला जा रहा है, जो वर्किंग है, जो एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, एक्सरसाइज तैयार की जा रही है। और जो पार्टियां, वो जब 2 महीने चुनाव आता है, ट्विटर वार से आप चुनाव नहीं जीत सकते कि ट्विटर पर आपने लिख दिया कि महाकुंभ में तो लाइट नहीं लगी, महाकुंभ में तो सड़क नहीं बनी, अयोध्या में जो है सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जब आप जीतते हैं तब सत्ता का दुरुपयोग नहीं होता। जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है 20 से 25 सीटें, उस पर तो नहीं कहेंगे ईवीएम, वहां अगर गड़बड़ी होती तो वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतती। उत्तर प्रदेश में करहल जब जीते तब तो उस पर सवाल नहीं खड़ा किए। मिल्कीपुर हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल है, चुनाव आयोग पर अखिलेश यादव ने कह दिया चुनाव आयोग तो मर गया, मैं तो सफेद चद्दर कफन लेके ढूंढ रहा हूं। तो इस तरह की अमर्यादित भाषाएं, निजी टिप्पणी, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। देखिए झूठ और भ्रम आप बहुत देर तक फैला नहीं सकते, और जनता समझदार है, फिल्मी डायलॉग है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है, और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और वो बात निकली तो दूर तलक गई। और करप्शन का मुद्दा, जो दिल्ली के कितने मंत्री जेल गए, मुख्यमंत्री जेल गए, बैगनार से शीश महल तक का जो सफर चला अरविंद केजरीवाल का, अन्ना हजारे को लेकर आए थे, अपने गुरु को ढाल बनाकर वो सत्ता में आ गए। आज अन्ना हजारे ने भी कहा है कि जब खुद हार गए तो अपने विधायकों से कैसे सवाल पूछोगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप लोकपाल के लिए आए थे, आप ईमानदारी के लिए आए थे, और सबसे ज्यादा करप्शन आप और आपकी पार्टी पर लगा और जेल जाना पड़ा आप लोगों को। तो इसका असर है, जन पब्लिक का गुस्सा है और मोदी योगी की लहर है। जुड़ चुके हैं डॉक्टर राकेश प्रजापति, सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देवेंद्र प्रमुख बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राधेश्याम उपाध्याय आपके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नवीन दुबे राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख का। दिल्ली में बीजेपी की जोरदार जीत देखने को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? पहला सृष्टि जी, जीत के लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। की लोकतंत्र में एक जीत होती है, एक महाजीत होती है, और महापर्व पर महाजीत हुई, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उम्मीद, जो आश्वासन दिल्ली की जनता से मांगा था, उन्होंने प्यार और आशीर्वाद के रूप में दिया है। निश्चित आने वाला समय दिल्ली के लिए स्वर्णमय समय होगा, शानदार समय होगा। दिल्ली के विकास की कड़ी और नींव जो रखने का वादा किया गया, उसको पूरा करने की चुनौती हमारे सामने है, उसे पूरा किया जाएगा। और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से लोकतंत्र में जितनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है, 27 वर्ष लगे हैं, इतनी मेहनत के बाद ये हमें मौका मिला है, तो निश्चित कोई इसमें कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी दिल्ली के विकास में, दिल्ली के सुशासन में। दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए 2047 का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, दिल्ली की अहम भूमिका उसमें होगी। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए ये 21वां राज हमारे पास आया। मैं आभार धन्यवाद करता हूं पूरी देश की जनता का, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आभार है, बार बार धन्यवाद है इस जीत के लिए। जी बिल्कुल। रुख करते हैं राकेश प्रजापति जी का भी।
उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है जो दिल्ली में बीजेपी कमबैक दिखाई है और सपा का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ वहां पर दिखाई दे रहा है, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? सृष्टि जी, समाजवादी पार्टी दिल्ली में कहाँ लड़ी थी? कहाँ से आप पढ़ करके आते हैं? दिल्ली में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी था क्या जो सपा का सुपड़ा साफ हो गया? अरे कम से आम कम आदमी पार्टी की जो तस्वीर गर्मा वहां पर गर्मा देखने को बनाए। मिल रही है, तमाम जो कम से दिग्गज कम नेता वहां पर है, वो वहां पर कम से करारी कम हार उनको दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? सृष्टि जी, कम से कम न्यूज मीडिया की गर्मा बनाए रखिए, और गर्मा बनाने के लिए कम से कम पढ़ी पढ़ाई एक लाइन मत बोलिए। चलिए ठीक है, हम टॉपिक पर आते हैं, विषय पर आते हैं। जिस तरीके से आकर भाई दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे, आम आदमी तोड़ के दिया साथ आपने। में समर्थन अरविंद दिया केजरीवाल है। से कोई मतलब कैसे नहीं आप है, सृष्टि जी पर कांग्रेस से सवाल कोई उठा मतलब सकते नहीं हैं? है। क्या अखिलेश जी थे नहीं चुनाव में? क्या देवेंद्र अखिलेश जी ने आकर प्रचार नहीं किया? क्या समर्थन नहीं था देवेंद्र आपका? जी, आपको लगता आपका है, कोई समर्थन नहीं आपको था क्या पता आपका? नहीं क्या समस्या है देवेंद्र जी, आप जो है अरे बोलना भाई शुरू कर राकेश देते जी, हैं। तो सही बात है, उस पर काउंटर नहीं, करना सही पड़ता बात है। क्यों है? आपकी याददाश्त क्या जो है वहाँ थोड़ी दूर से समाजवादी दूर पार्टी पड़ती है। थी? क्या वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था जो सपा का सुपड़ा समाजवादी साफ पार्टी हुआ ने है? समर्थन दिया था केजरीवाल जी को। समाजवादी पार्टी ने किसी केवल अखिलेश यादव प्रचार गए भी थे किया प्रचार था, करने। और वो भी एक दो सीट पर किया था। आपको पूरी जानकारी नहीं है राकेश जी, शायद मुझे लग रहा है। अरे आप जानकारी रखिए, ठीक है ना? सपा का सुपड़ा साफ करने वाले, आपका सुपड़ा साफ हुआ था माफ कीजिएगा 2024 में, राकेश ठीक है प्रजापति ना? जी, माफ कीजिएगा, मेरी गलती थी, कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आया। कोई राकेश बात नहीं, प्रजापति सृष्टि जी, आप अयोध्या खिलाते रहे और उसके बाद देखिए क्या राकेश हाल हुआ भाई। प्रजापति जी, कुछ जी, टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आया, माफ कीजिएगा। लेकिन राधेश्याम जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल बीजेपी वहां पर जीत दर्ज करती है और आम आदमी पार्टी के जो तमाम दिग्गज चेहरे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, वो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, मोदी लहर का असर है या फिर जनता अरविंद केजरीवाल को उनका चेहरा दिखा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने, दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया, हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि हम विपक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी काफी समय के बाद, 27 सालों के बाद सत्ता में काबिज हुई है। इसके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल और मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का जो मॉडल हमने दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि उसको ये सुचारू रख पाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं कहा था कि योजनाएं बंद नहीं करेंगे, क्योंकि योजनाएं अच्छी थी इसलिए उन्होंने कहा था। अब जनता ने जो हमें जनादेश दिया है उसको हमने स्वीकार किया। रही बात समाजवादी पार्टी की, बिल्कुल ही हमारे सहयोगी थे और इनका सहयोग बहुत अच्छा रहा, हम इनको भी धन्यवाद देते हैं। और आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश कुमार जी हमारे साथ थे, और हमने विपक्ष की भूमिका हमें जो मिली है, हम सहज उसको स्वीकार करते हैं। और रही बात मोदी जी के जादू की और योगी आदित्यनाथ के जादू की, तो लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा कि वो 400 पार का नारा दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से मोदी जी अपनी सीट बचा पाए थे। जहां 1.5 लाख वोट से वो जीते हैं, 1.5 लाख वोट तो नोटा को भी आए थे। तो इसलिए ये एक परिवर्तन है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो आप स्वाभाविक मानिए कि दिल्ली की जनता ने हमें 3 बार मौका दिया, और वैसे कहें तो 3 बार है, और 2 बार हमने सत्ता बिल्कुल दिल्ली के अंदर रही है आम आदमी पार्टी की, और हम पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमें ये जनादेश स्वीकार है। क्या लगता है दिल्ली की जो जनता थी वो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना हो, या फिर जिस तरीके के घोटाले लगातार एक के बाद एक सामने आने लग गए, और जो जनता है वो क्या केजरीवाल को इस मुद्दे की वजह से पीछे अपना कदम खींचती हुई नजर आई है, या फिर क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? नहीं, दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार स्नेह दिया है, विपक्ष की कितनी बड़ी भूमिका दी है, आज हमारे पास इतनी सीटें हैं, तो ये दिल्ली की जनता को कोई दोष नहीं है। और रही बात, अगर हम कहें कि जो हुआ वो पूरा देश देख रहा है कि एक अकेला आदमी युद्ध लड़ रहा था,
और किस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का, सरकारी सिस्टम का उपयोग दिल्ली के अंदर हुआ था, तो वो तो सब देख ही रहे थे। और किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की जो विधानसभा थी वहां से 40,000 42,000 वोटों को काटा गया। तो ये तो खैर था, लेकिन मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर काम करने के लिए पूरा 5 साल का अवसर हमने दिया है, दिल्ली की ठीक जनता ने है। दिया है। राकेश प्रजापति जी, आपका रुख करते हैं। मिल्कीपुर सीट सबसे चर्चित सीट रही, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर का जो चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले, नहीं लगभग 6 महीने पहले, जिस तरीके से वहां पर बीएलओ को विशेष जाति धर्म के आधार पर जो बीएलओ बदलने का कार्य किया था, पूरा देश और प्रदेश देख रहा था। बीएलओ को बदला गया। लगातार चुनाव आयोग को सूचना दी गई कि ये जाति और धर्म को देख करके क्यों बीएलओ बदले जा रहे हैं। आखिर इस देश में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव संविधान का खुला उल्लंघन है। फिर चुनाव होता है, चुनाव के समय किस तरीके से विशेष जाति विशेष धर्म के लोगों को पीठासीन अधिकारी, P1 P2 नहीं बनाया जाता है, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के कार्यालय से फोन किया जाता है कि फोन करके पूछा जाता है टारगेट कितना पूरा हुआ, 90% पूरा हुआ, 95% पूरा हुआ। उधर से कहा जाता है 90% हो गया, अभी पूरा हो जाएगा। और ये 36 और 48 का अभी भी डिकोड नहीं हो पाया कि 36 और आप 36 वाले में थे या 48 वाले में थे। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी धांधलीबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। किस तरीके से एक पांडे जी इस SHO है, वो हमारे प्रदीप यादव जो बिलासपुर जिला पंचायत मेंबर हैं, किस तरीके ऐसा से क्यों होता है? उनको दी जा रही है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? क्या चुनाव आयोग को मिल्कीपुर वहां पर मीरापुर में जो SHO थे उनकी रिवॉल्वर दिखाई नहीं दी, सामने खड़ी हुई महिलाएं दिखाई नहीं दी, शीशा मऊ में जो गड्ढे खोदे गए, गड्ढे खोद करके वोटरों को रोकने का काम किया गया, वो दिखाई नहीं दिया गया। कटहरी में किस तरीके से मतदाताओं को रोकने का कार्य किया गया, ये चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाचने का काम कर रहा है। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, नाचने का काम कर रहा है। लगभग 500 शिकायतें चुनाव आयोग को की गई। क्या एक भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया? किसी भी ट्विटर का, किसी भी समाजवादी पार्टी के पार्टी पेज से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेकिन तस्वीर तो ऐसी दिख रही है कि जनता ने विपक्ष के तमाम जो मुद्दे थे वहां पर उसको खारिज कर दिया। अपना जिला पंचायत, अपना MLC, अपना ये शुरू किसने किया था? देखिए, सीधी सी बात ये है, जब आप एक अपने बूथ BLO को हटा करके विशेष जाति के लोगों को लगाओगे, विशेष जाति के लोगों को हटाओगे और विशेष मजहब के लोगों को हटा करके विशेष जाति के लोगों को लगाओगे और वहां पर वोटों को काटने का काम करोगे, बाहर से आप PDA का फार्मूला नहीं चलेगा समाजवादी पार्टी का, या तो वापस MOI पर आइए। ठीक है, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन दुबे जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर के? दिल्ली में जिस तरीके से कमल का प्रवेश हुआ, मिल्कीपुर में बीजेपी जीत दर्ज की, क्या लगता है, क्या कहेंगे? मैं दोनों में स्टार्ट करता हूँ मिल्कीपुर से। देखिए, ऐसा मिल्कीपुर के अंदर निर्णायक वोट अगर था तो 60,000 वोट ब्राह्मणों का था। समाजवादी पार्टी ने जो PDA लाए, बहुत अच्छा काम किया। PDA में वो ये भी स्वीकार करते हैं कि भाई हमने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा अध्यक्ष में नेता तक बनवा दिया है, तो ब्राह्मण भी हमारे साथ। लेकिन जिस तरीके की बदजुबानी, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा मैं, गंभीरता से समाजवादी पार्टी के नेता ब्राह्मण समाज के प्रति करते हैं, सवर्ण समाज के प्रति करते हैं, उसका खामियाजा भरना पड़ा है। और आने वाले 27 के चुनाव में अगर यही हालात रहे तो समाजवादी पार्टी को फिर विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आपको एथिक्स पर आना पड़ेगा। ये बहाने नहीं चलेंगे कि आप बहाने बना दो कि सब EVM खराब हो गई और ये हो गया और हो गया। आप अपने कर्म देखिए ना भाई,
आप सर्व समाज को ले, आप पीडीए के ऊपर पार्टी चलाना चाहते हैं, चलाइए ना, कौन रोक रहा है? बहुजन समाज पार्टी मायावती जी ने भी चलाई थी नेतृत्व के दम पे, और बाद में क्या असर हुआ? आज सोने के शिखर पर आ गई ना। यही हाल समाजवादी पार्टी का होना है। अगर अखिलेश जी की जो भी थिंक टैंक है या जो भी एडवाइजर्स हैं, पता नहीं कौन सलाह देता और किस तरीके की सलाह देते हैं। आप 60,000 वोट जो निर्णायक था भाई, वहां पासी वर्सेस पासी आपने चुनाव कराया। अब ओबीसी आप कहते हैं हमें मिल गया 60,000 में से 55,000 में अगर 50% भी वोट मान लें ब्राह्मणों ने डाला होगा तो 25,000 तो सीधा सीधा 30,000 वोट चला गया भाजपा को। उसके बाद आपका बैकवर्ड भी आपने साथ पाई, तभी तो 61,000 से जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। अब आप ठीकरा फोड़ोगे नहीं, सब वहां ऐसे अधिकारी थे वैसे अधिकारी थे। आप क्या चाहते हैं कि सारे यादव लगा दिए जाए पूरे प्रदेश में? चुनाव जहां जाओ, क्या मजा आ गया प्रजापति जी यार? अपने वास्तविकता के धरातल पर इसको कसौटी पर उतारिए चीजों को और सच का सामना कीजिए। ये ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम में उन्होंने धांधली कर दी, ये कर दिया, चुनाव आयोग वोट नहीं डालने दे रहा है। ये सब देखिए ऐसा है, आपके पास जिसके पास जनबल होता है ना, कार्यकर्ता का बल होता है ना। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के चुनाव में नाक चने बिनवा दिए भाजपा को, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके की विजल लगाई उनके फॉर्म 17C, जो डिक्लेरेशन आम आदमी पार्टी ने दिया डिट्टो वही चुनाव आयोग को देना पड़ा ना। तो आप समझिए ना कि मतलब इंटेलिजेंट के नेता होना चाहिए और इंटेलिजेंस के साथ चुनाव लड़ने का काम आम आदमी पार्टी। अब मैं आता हूं दिल्ली के चुनाव में, देखिए अगर आप वोट परसेंटेज में जाएं तो 43 पॉइंट समथिंग % मिला है आम आदमी पार्टी को, 47 के आसपास भाजपा को मिला है। तो आप ये कह देंगे सुपड़ा साफ हो गया, दिल्ली की जनता ने बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को खारिज कर दिया, ऐसा कदापि नहीं है। बिल्कुल ये स्वीकार करना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता के दिल में अभी भी केजरीवाल है। बेशक कुछ चीजें देखिए, जैसे केंद्र और राज्य का जो टकराव चलता था, एक बहुत बड़ा देखिए ना, मुद्दा आप मुझे तो लगता कह है। रहे हैं दिल्ली की जनता के दिल में केजरीवाल के, लेकिन जहां से केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे वहां की जनता ने ही उनको नकार दिया, फिर कैसे? नहीं, वो मैं उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। चाहे वो देखिए ऐसा होता है, केजरीवाल को, चाहे वो नहीं मनीष मैं सिसोदिया हो, दोनों को ही जनता ने नकार बिल्कुल दिया। वो बिल्कुल दिग्गज नेता मैं माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, नहीं ऐसा क्यों? आप एक चीज देखिए, नहीं जनता के बीच में एक मैसेज किया जाता है कि लोकसभा चुनाव अभी हाल में संपन्न हुए जून में, आप दोनों मिलके एक साथ लड़े ना लड़े, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके लड़ी, आप नहीं जीते अलग बात है, लेकिन उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में दोनों के बीच में संबंधों में गांठ बनी, उसी का बदला लेने के चक्कर में कांग्रेस ने कहा हम तो नहीं जीतेंगे जी, हम तुम्हें नहीं जीतने देंगे। आप एक चीज देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता जहां से जितने अंतर से आ रहे हैं, लगभग उतना या उससे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला है वहां पे। ये स्थिति बनी, इससे एक बड़ा मैसेज। अच्छा, दूसरी चीज मैं जो कह रहा था कि दिल्ली की सरकार का और केंद्र की सरकार का टकराव निरंतर दिल्ली की जनता देख रही, तो जनता ये महसूस कर रही थी कि इन दोनों में अगर टकराव चलता रहा तो हमें नुकसान जो हो रहा है, हमारे नुकसान की भरपाई कैसे होगी, वो कैसे ठीक होगा। चलो एक मौका भाजपा को देख लेते हैं, केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार, और मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम 2500 रुपए देंगे, केजरीवाल तो 2100 रुपए दे रहे थे। तो मैं सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस पिच पर अरविंद केजरीवाल चलते हैं, तो उस पिच को भुला के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खिला दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि नहीं साहब हम तो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ है। आपको उसी रेवड़ी पे आना पड़ा। अब समस्या ये है कि इस रेवड़ी का वितरण आप कैसे करेंगे। 2 सिलेंडर आपने वादा किया हुआ है, 500 रुपए में सिलेंडर का वादा आपका राजस्थान में पूरा नहीं हुआ है। तो ये बड़ी चीज। एक लाइन और बोलो, इंतजार कर रहे हैं। नहीं एक लाइन और बोलो, मुझे किसी और चैनल पे जाना। एक बात और कहना चाहता हूँ। अब आता है सवाल कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के नाम पर मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो तय कर देंगे, वही मैनेजर मुख्यमंत्री की शक्ल में दिल्ली में विराजमान है। ठीक है, देवेंद्र प्रमुख जी, आपका रुख करना चाहूंगी। दिल्ली और मिल्कीपुर दोनों जगह पर देखा जाए तो बीजेपी ने, भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। क्या ये जनता के बदले हुए मूड का संकेत है? देखिए सृष्टि, निश्चित ये चीज आपने देखा जिस तरीके से इसका विश्लेषण किया है पीछे मिल्कीपुर पर, जो जिस तरीके का नवीन जी ने विश्लेषण किया है, बिल्कुल ठीक किया है। आप जो है जाति से, धर्म से कभी चुनाव नहीं जीत सकते। सबका साथ, सबके विकास की बात करते हो। पीडीए लेकर आए थे, लेकिन पीडीए का मतलब आप ही को समझ में नहीं आया, और तो किसको समझाएंगे। अब दूसरे पर ठीक रहा। मुझे तो बड़ा लग रहा है कि ये अपना जिस तरीके से बोल रहे हैं हमारे सपा के साथी, जिस तरीके से कह रहे हैं राकेश जी, अगर बीएलओ चुनाव में आज बीएलओ याद आए, जो सबसे छोटे स्तर का कर्मचारी है। मैं तो कम से कम ये सोच रहा था कि डीएम और एसएसपी की चर्चा होती है डिबेट में बैठकर, बीएलओ की चर्चा आप कर रहे हैं। मुझे हास्यप्रद लग रहा है कि बीएलओ का ट्रांसफर कहाँ होता है। गांव, एक क्षेत्र जो कि
बहुत सबसे छोटी पोस्ट जो है, जो बहुत इससे नीचे स्तर, प्रधान स्तर से काम चलता है, जिसका बीएलओ जो है वो ब्लॉक स्तर का कर्मचारी होता है, उसका ट्रांसफर कोई डीएम एसएसपी सरकार से कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं होता है। बीएलओ के हाथ में कुछ नहीं, वो जाकर गांव में जिस तरीके की वोट का आप कहीं शिकायत करोगे, कम से कम एसडीएम स्तर से शुरुआत होती है, उप जिलाधिकारी से शुरुआत होती है, तब जिलाधिकारी का मतलब होता है। आप तो वहां चर्चा भी सही से नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये विषय खत्म हो चुका है कि बीएलओ क्या था, या क्या जाति थी, क्या बिरादरी थी। बात यह है कि एक ही नारा था भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, जिसको लेकर हम चले, उस पर आगे बढ़े हैं। 20 राज्यों के बाद 21वां राज्य दिल्ली में। आज हमारे लिए बड़ी बात यह है, बड़ा दिन यह है कि हम दिल्ली को जीतने के बाद अब पूरी तरह सेटिस्फाई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना जो विकास का देखा है, सुशासन देखा है, विकसित भारत का देखा, उसमें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता तय हो चुका है, जिसके साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश 2027 की बात तो बहुत लंबी है, उसका सपना देखना तो सपा, उससे पहले मुझे लग रहा है कि जो आज केजरीवाल जी की हालत है, जो आज राहुल गांधी जी की हालत है, उससे ज्यादा खराब अखिलेश जी की हालत होने वाली है। क्योंकि इनके परिवारों की लड़ाई जो है, अब तक तो इनके गठबंधन में थी, अब इनकी पार्टियों में आएगी। निश्चित इनको पता लगेगा। केजरीवाल जी के साथ ये जो घटना घटी है, बड़ी बात ये है कि आप दिल्ली में आपके दोनों वो नेता जो दोषी हुए थे, जिन पर शराब का सीधा आक्षेप था, वो चुनाव हारे हैं। वो किसी के उस वजह से नहीं आ रहे हैं कि भाई वो कांग्रेस का प्रत्याशी था। या मैं तो ये कहता हूं कि फिर भी आप जो है केजरीवाल और उनको ही निशाना किया गया है। अगर एक बार और थोड़ा सा लगता था दिल्ली में, आपको बचाना मुश्किल, जीरो पे भी आ सकते थे, जो दिल्ली का हालत कर रखा था 10 वर्षों में। फिर भी जनता ने आपको बख्शा है। भाई धन्यवाद करिए। लोकतंत्र की भूमिका होती है विपक्ष में बैठकर आज भी सीधे बात करिए, झूठ मत बोलिए। ये झूठ पर जिस तरीके से आपने लोकपाल को लेकर, विकास को लेकर चर्चा की है, हाँ हमारे सामने चुनौती है, मॉडल तैयार हुआ है, हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और आने वाले 5 वर्षों में ये तय कर देंगे कि दिल्ली में जो चीज हमने कही है, जो नवीन सर कह रहे हैं, उस पर भी जो है मैं गंभीरता से जवाब दे रहा हूं कि हम अपनी घोषणाओं को निश्चित पूरा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से एक रोड मैप तैयार होता पूरे देश का, बड़ी बात यह है। और दिल्ली में आज पूरा राजधानी है देश की, आज पूरा हमला होता है। दिल्ली की हर चीज, कोई भी विदेशी चीज या कोई भी विश्लेषण कहीं से होता है तो शुरुआत दिल्ली से होती है। इसलिए दिल्ली का विकास होना, दिल्ली को सुशासित होना, संगठित होना, दिल्ली का रोड मैप मॉडल के तौर पर तैयार होना, ये सब जरूरी था। ठीक है, हमारे साथ चैनल हेड अजीत प्रताप जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मिल्कीपुर की अगर हम बात कर ले तो मिल्कीपुर में क्या बीजेपी की जो जीत थी वो कहीं ना कहीं राम मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति का नतीजा था? क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, ईवीएम को गलत कह रहा है और वहां पर चुनाव में धांधली के वहां पर शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी। क्या कहना चाहेंगे? इनका काम है ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे। जब ये करहल में जीते थे तब तो इन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया, तेज प्रताप यादव जीते, तेजू जीते। के बाद जब ये नसीमा सोलंकी जीती, इरफान सोलंकी की पत्नी, वहां सवाल इन्होंने नहीं खड़ा किया। जो जीत जाएंगे उसमें बहुत अच्छा है, जो हार जाएंगे उसमें चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, ईवीएम मशीन में धांधली हो गई, अधिकारियों को जाति के आधार पर पीडी आपने बनाया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। अब सरकार को आप कह रहे हैं कि नहीं आप तो जाति के आधार पर पोस्ट कर रहे हैं, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में यादव और मुस्लिम पोस्ट कर दें। आपको जो शिकायत करनी, आपने 500 शिकायतें की। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्थान, उसको समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि मरा हुआ निर्वाचन आयोग मर गया। बोलने से पहले आपकी अपनी वाणी पर कोई विराम नहीं है, आप बगैर सोचे आप बोल रहे हो और उसी से आप उम्मीद रख रहे हो तो आपको न्याय देगा, पहली बात। दूसरी बात, मिल्कीपुर जो सीट है वो अयोध्या लोकसभा सीट आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। जब दूसरे चरण के फेज के बाद एक माहौल बनाया राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, उसका फायदा आपको मिल गया कि भाई जनता ने सोचा कि संविधान खत्म हो जाएगा, बाबा साहब का आरक्षण खत्म हो जाएगा, आप संविधान की लाल बुकड़ी लेके घूमते रहे, उसके अंदर कुछ नहीं था, उसका फायदा आपको मिल गया। आपके पास कोई जनाधार नहीं था। जो 60% के आसपास वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास 2022 और 2014 के लोकसभा चुनाव में था, वो घट के 51% पे आ गया। 9% वोट आप ज्यादा पा गए। लेकिन उसके बाद जैसे ही 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, उसमें 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी हारी और 2 पर जीती। नसीमा सोलंकी जीती और करहल में अखिलेश यादव के परिवार के लोग जीते। दूसरी बात, अब जब मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ तो वहां जाति समीकरण आपने पासवान लड़ाया, बीजेपी ने भी उससे अच्छा चेहरा दे दिया, चंद्रभानु पासवान।
जो है 710 वोट से जीतना, यानी लगभग 62,000 से ये जीत है। ये मैसेज है। अखिलेश यादव बार बार सबको कह रहे थे कि हमने अयोध्या हरा दिया, हमने अयोध्या हरा दिया, भगवान राम ने आशीर्वाद नहीं दिया, रामलला का मंदिर बना इसलिए, और उन्होंने गलत बना दिया। राम गोपाल ने कहा मंदिर बहुत बेकार बना है। जनता ने उसका जवाब दिया, क्योंकि पूरे देश की जनता अयोध्या के रहने वालों से पूछ रही थी कि भाई आप कर क्या रहे थे। अयोध्या में अगर हार गए तो रामलला पर सवाल है, आप पर सवाल है। कहीं लोग जाते थे अयोध्या से तो उनसे सवाल किया जाता था, अरे अयोध्या आप कैसे हार गए। तो जनता ने जवाब दिया है कि देखिए जो करेंगे वो भरेंगे। वहां मोहित खान ने जब एक निषाद बच्ची के साथ रेप हुआ, क्या हुआ, बुलडोजर चला, तब तो अखिलेश यादव ने डीएनए जांच की मांग कर ली, आरोपी के साथ खड़े हो गए। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के साथ हो गए, जयचंदों की धरती पर। तो अब आप देखिए दिल्ली में भी कह रहे हैं कि हमने कोई लड़ा, अभी जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आपको काउंटर किया कि आप पढ़ कर आए। करिए भाई साहब, आप पढ़ कर आइए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार करने गए थे, उनको बुलाया गया था। इंडी गठबंधन के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं। डिंपल यादव और अखिलेश यादव लगातार लोकसभा में भी कुंभ का सवाल खड़ा कर रहे थे। अखिलेश का इतना कटाक्ष हुआ, पब्लिक ने इतना प्रेशर किया कि आके डुबकी लगा के चले गए, परिवार के साथ नहीं आए। सनातनी बनते हैं, घर में पूजा करेंगे, हरिद्वार में डुबकी लगाएंगे, कुंभ पर सवाल खड़ा करेंगे। देखिए ये सनातन की भी जीत है। जो यहाँ साधु सन्यासी हैं, जो यहाँ शंकराचार्य, सबने अखिलेश यादव पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल किया कि आप वहां चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि कुंभ में जो नहाएगा, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट जब नहाई तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 100 जन्मों के पाप भी इनकी नहीं धुलेंगे, चाहे जितना ही नहा लें। उससे नौकरी नहीं मिलेगी, उससे रोजगार नहीं मिलेगा। तो क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर दिल्ली में बहुत नौकरी दे दिया, बहुत विकास दे दिया और गंगा में डुबकी नहीं लगाई, इसीलिए चुनाव हार गए। तो देखिए जनता के सामने आप जाएंगे तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। वो एक चौपाई है ना, नाच मनुष्य पर छाता है जब विवेक मर जाता है। तो आप घर बैठकर ट्विटर वार करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। इसीलिए अन्ना हजारे को जब आंदोलन हुआ था इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी और लोकपाल लाने के लिए, केजरीवाल ने अन्ना हजारे को लाए थे, वो जो है उसके बाद इन्होंने पार्टी बना ली और अन्ना हजारे अलग हो गए। आज अन्ना हजारे ने कहा ना कि अब किससे बचाओगे, तुम खुद हार गए हो, तो अपने विधायकों को कौन सा निर्देश दोगे, कौन सा सवाल खड़ा करोगे। आदती बड़ी मुश्किल से जीती। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, है ना, अवध ओझा, जो आपके बड़े बड़े चेहरे तीरंदाज थे, वो सब मुंह के बल धराशायी हो गए। अब आपको ये तय करना होगा, जैसे अखिलेश यादव बहुत ट्वीट करते हैं, आज भी उन्होंने खूब ट्वीट कर दिया। वो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई भ्रष्टाचार और बेईमानी पर पूर्ण विराम है। ईमानदारी और करप्शन यानी क्राइम और करप्शन पर जब आप कंट्रोल करोगे तभी आप चुनाव जीतोगे। और जनता को गुमराह आप नहीं कर सकते हो। अब ये पब्लिक सब कुछ जान गई। और पब्लिक देखिए सृष्टि जहां भी जनादेश दे रही है, जिसको भी दे रही है, अगर किसी राज्य में छत्तीसगढ़ में दे दिया उसने सीधे तो कांग्रेस को बहुमत दे दिया, महाराष्ट्र में दे दिया तो पूरा जो है एनडीए गठबंधन को दे दिया, हरियाणा में सीधा बीजेपी को कर दिया, दिल्ली में सब आप आम आदमी पार्टी को हटा के बीजेपी को 27 साल बाद सत्ता पर वो काबिज कर दिया। साहिब सिंह वर्मा ने देखिए हराए, बड़े बड़े चेहरे हारे हैं। और साहिब सिंह वर्मा अमित शाह से मिल भी आए, जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे, माफ कीजिएगा प्रवेश वर्मा, वो अमित शाह से मिल भी आए। तो आपको अब चुनाव जीतना होगा तो सड़क पर ही लड़ना होगा, सदन में नहीं। सदन में बाइट दे देने से, सदन में सवाल खड़ा कर देने से, हो हल्ला कर देने से जनता आप मानने वाले नहीं। आपको ग्राउंड जीरो पर जाना पड़ेगा, जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता की समस्याओं को उठाना पड़ेगा, जो मुलायम सिंह यादव करते थे, जो राजीव गांधी के जमाने में होता था कि कोई भी मुद्दा होता था हर 2 महीने पर मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अंदर वो सड़क पर संग्राम करते थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी, जेल जाते थे। मुलायम सिंह यादव कहते थे संघर्ष के रास्ते आओ, संघर्ष के रास्ते आओ, लोहिया को पढ़ो, लोहिया को पढ़ो। और अब समाजवाद की परिभाषा भूल गई है। समाजवादी की और कांग्रेस पार्टी सड़क पर जो उतरकर काम किया जाता है उसको अब आप एसी कमरे में बैठ के जनता का भविष्य नहीं तय कर सकते। और जनता अब राजनेताओं का भविष्य तय करेगी। और दिल्ली का रिजल्ट और मिल्कीपुर का रिजल्ट ये बता रहा है सृष्टि। बिल्कुल। और बार बार कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि दिल्ली की जनता में अरविंद केजरीवाल बसे हुए हैं, आम आदमी बसी हुई है। तो फिर आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट से हारते हुए नजर आ रखे, क्यों आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता हारते हुए नजर आ रखे। रुक करते हैं राधेश्याम जी, आपका जिस तरीके की हार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखने को मिली, क्या उनकी ये कमजोर रणनीति थी या कहे नेतृत्व की विफलता या बीजेपी की मजबूत पकड़, क्या कहेंगे राधेश्याम जी? टेक्निकल इशू की वजह से राधेश्याम जी इससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुख करते हैं हमारे सपा के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, उनका जिस तरीके से
मिल्कीपुर सीट की आप वहां पर बात की जा रही है। जिस तरीके से वहां पर हार देखने को मिला है, बीजेपी जीतती हुई नजर आई है और लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वहां पर चुनाव में धांधली करके जीतती हुई नजर आ रही है। आप भी बार बार कह रहे हैं वहां पर कि ईवीएम में फ्रॉड किया गया, चुनाव धांधली की गई। क्या क्या लगता है वहां पर बीजेपी क्यों जीती और क्यों वहां पर विपक्ष हारती हुई नजर आई? भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि बूथ का बीएलओ कोई महत्वपूर्ण नहीं रखता है। वोट बढ़ाने का, वोट घटाने का कार्य बीएलओ का ही होता है। बीएलओ चुनाव की बूथ जैसे बूथ अध्यक्ष है, वैसे ही बीएलओ सबसे पहले कड़ी है। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लिस्ट पढ़ी थी कि वहां पर डीएम कौन है, वहां एसएसपी कौन है, वहां पर कई थानों के थाना अध्यक्ष कौन है, वहां पर बीएसए कौन है, वहां पर डीआईएस कौन है। सबने मिलकर के मिली भगत करके वहां पर जो, देखिए मैं खुद चुनाव में ड्यूटी करता हूँ, कभी अपनी सरकार में भी पढ़ी थी आपने? अरे देवेंद्र जी बीच में नहीं बोला, आपकी ये कमी है। आप मत बोला करिए बीच में क्यों बोलते हैं आप? ये बताइए, जब आप बोल रहे थे मैं बोला था क्या? लगाकर ही अरे जब आप बोले थे क्या, जब आप बोल रहे थे मैं बोला था क्या? कौन सी जाति धर्म के डीएम और एसएसपी आप बोले थे मैं बोल रहा था क्या? ये बताइए ना, आप बीच में क्यों बोलते हैं? आपकी आदत है, आपकी ये आदत है। आप सुनने की शक्ति रखा करिए, राकेश जी। आप सुनने की शक्ति रखा करिए। आप में सुनने की शक्ति नहीं है। जब भी मैं आपके साथ बैठा हूँ आप बीच में क्यों बोलते हैं? जब मैं बोल रहा था क्या, जब आप बोल रहे थे मैं बोला था क्या? भैया जब सुनिए, आप बाद में काउंटर करिए ना। तो मजबूरी होगी ना हमारा बीच अरे में तो बोलना। क्वेश्चन तो आप भी कर रहे थे, मैं भी बोल सकता हूँ। आपका समय मैं भी खराब कर सकता हूँ। ये क्या तरीका है आपका? जब भी आप बैठते हैं मेरे साथ हमेशा ऐसा मैं गलत सवाल नहीं कर रहा आपको, मैं गलत अरे सवाल नहीं आप भी तो गलत सवाल कर रहे थे। मैं आपके बीच में बोल रहा क्या? मैं आपके बीच में बोला था? नहीं बोले तो आपको भी नहीं बोलना चाहिए। काउंटर बाद में करा करके। अरे देवेंद्र जी आप मेरे साथ कई बार बैठे हैं, आप जब भी बैठते हैं ऐसा ही करते हैं। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ। ठीक है, बात पूरी कर लेने दीजिए। राकेश प्रजापति जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल एक लिस्ट पढ़ी थी, उस लिस्ट में बताया था डीएम कौन है, एसएसपी कौन है, डीआईएस कौन है, बीएसए कौन है और 8 थाना अध्यक्ष कौन है। सबने मिली भगत करके, मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मैं खुद ड्यूटी करता हूँ चुनाव में। पीठासीन अधिकारी बनाने का कार्य किया जाता है इन सबके द्वारा मिलकर के पीठासीन बनाने का कार्य किया जाता है और एक विशेष जाति के विशेष लोगों को वहां पर पीठासीन बनाने का कार्य किया गया। और भाजपा के चुनाव कार्यालय से बैठ करके पूरा चुनाव ऑपरेट हो रहा था और उनसे 90% 95% की क्या ऑडियो आप लोगों ने नहीं सुनी क्या? उनसे ये 36 और 48 नहीं पूछा जा रहा था? इस पर किसी मीडिया चैनल ने क्यों नहीं चलाया कि ये 36 और 48 क्या, इसे डिकोड क्यों नहीं करते? मैं मीडिया को चैलेंज देना चाहता हूँ 36 और वहां से क्या फोन आपने नहीं फोन टैप कीजिए ना कि 36 और 48 डिकोड करिए कि अभी 36 और 48 क्या था, क्या पूछा जा रहा था वहां से? देवेंद्र प्रमुख जी राकेश जी क्वेश्चन उठा रहे हैं, वे स्वयं एक टीचर हैं, पीठासीन अधिकारी रहे हैं। अगर उनके संज्ञान में कभी रहा, उन्हें मौका मिला क्या बेईमानी करने का अपने कार्यकाल में? कभी कोई वोट घटाई आपने, कभी कोई वोट बढ़ाई आपने? वो पांडे जी 6 वोट कैसे डाल गए? चैनल इसको डिक्लेयर करिए। वो पांडे जी 6 वोट कैसे डाल गए? कभी आप जो है राजनेताओं को बोलते हैं, देवेंद्र जी 6 वोट पांडे जी कैसे डाल गए? उनके संस्था के अनुसार तो काम करते हैं। अरे वो 6 वोट पांडे जी इसका जवाब दे दीजिए, वो 6 वोट कैसे डाल गए पांडे जी? वो वीडियो आपने भी देखी होगी ना। दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। वो मिली भगत से डाल गए सारी आधा घंटे सवाल कर रहा हूँ। एसडीएम आधा घंटे बैठ करके बटन दबाया एसडीएम ने वहां पर। राकेश प्रजापति जी रुक जाइए। देवेंद्र प्रमुख जी को बात पूरी करने के लिए बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा, 2 मिनट पहले बीच में नहीं बोलेंगे, सुनेंगे। बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको सुनिए 1 मिनट। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, आप पीठासीन अधिकारी रहे, पढ़े लिखे हैं, टीचर है, क्या आपने कभी जीवन में बेईमानी की?
पीठासीन पीठासीन रहते हुए देखिए, पीठासीन बताइए आप। अधिकारी चाहे तो मेरा बेईमानी क्वेश्चन करा का सकता है, उत्तर मैं बिल्कुल दीजिए। इसके साथ बोल अगर सकता हूँ, आपने मैं बेईमानी बिल्कुल नहीं की इसके साथ तो बोल सकता दूसरा हूँ। व्यक्ति कैसे पीठासीन बेईमान हो अधिकारी सकता है? आप स्क्रीन पर पीठासीन बैठकर कुछ अधिकारी पढ़कर चाहे आइए तो तो अच्छा बेईमानी करा रहेगा। सकता है, और ये बनाए टीवी पर बेईमानी बैठकर कराई गई बच्चों है। को पढ़ाने की बात नहीं है। वरना ये आप लोग 36 और यहाँ ऐसे 48 क्या लोगों से है, आपका 90 और सामना होता है 95% जो के कॉल नहीं राजनीति में किए होते हैं, गए? क्या व्यवस्थित लखनऊ में होते बैठ हैं, करके जो नहीं आपके जमीन पर 90 जाना पड़ेगा, 95% धरातल ऐसे पर डिबेट जाना नहीं पड़ेगा, होगा, जनता के ऐसे बीच डिबेट में नहीं जाना होगा। पड़ेगा, डोर टू डोर जाना पड़ेगा, 95% मैन टू मैन जाना पड़ेगा। वैल्यूएशन नहीं है। ऐसे लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, ना समाजवादी पार्टी के, ना बहुजन समाज पार्टी के, ना कांग्रेस पार्टी का। आप अपने हाशिए पर आ गए, आप अपने कार्यकर्ताओं से विमुख हो रहे हैं। राकेश प्रजापति जी, सिर्फ मुस्लिम यादव दलित करने से काम राकेश नहीं प्रजापति चलेगा। जी, बटन नहीं दबाते रहे क्या? उस पांडे ने राकेश प्रजापति जी, बार बार ऐसे आवाज बीच में म्यूट बोलने करिए से दोनों कुछ लोग नहीं की, आवाज होगा। बंद करिए पीसीआर। जनता आपकी बातों को नहीं सुनेगी। ऐसे ना आप ही की बातों को समझा जाएगा, ना देवेंद्र प्रमुख जी क्या कह रहे हैं उसको कोई सुन पाएगा। ऐसे थोड़ी हो पाएगा। बीच में आप बार बार बोल रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, हमारे पास समय की कमी है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर पहले आप टीचर होकर मुझे ज्ञान दे रहे थे और आज अपने ही आप नियम को तोड़ रहे हैं। जब मैं आपको बता रहा हूँ, राकेश प्रजापति जी, आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी, वक्त दीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, वक्त दीजिए। बार बार सवाल उठाने से नहीं होता है। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात तो ना तो अखिलेश जी को ये पता है, ना राकेश जी को ये पता है कि किस पर कितना क्वेश्चन उठाना है। आपके पास कोई तथ्य है तो निश्चित उठाइए, लेकिन बार बार आप एक ही चीज कहेंगे, एक ही झूठ बोलेंगे। वही मिल्कीपुर का जो परिणाम है। अयोध्या में अवधेश प्रताप को कंधे पर बिठाकर उसके कंधे पर संविधान रखकर नारे लगाओगे, ये जनता का जवाब है। और आपको ये जवाब आज जनता ने दे दिया है। और दिल्ली में आप कह रहे थे हमारा नहीं, अभी आम आदमी के प्रवक्ता ने आपने क्लियर किया कि अखिलेश दिल्ली गए थे और आम आदमी के लिए पूरी ताकत लगाई और सुपड़ा साफ हुआ। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हुआ। ये भी डंके की चोट पर मेरे जैसा प्रवक्ता सच पर बोलता है। मेरे जैसा प्रवक्ता 4 से 6 डिबेटें करता है। मेरा काम है, मैं कभी गलत लाइन पर डिबेट नहीं करता। मैं आप टीचर है, पढ़े लिखे, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं आपसे ज्यादा मुझे राजनीतिक ज्ञान हो सकता है, राजनीतिक प्रैक्टिस हो सकती है। मेरा कार्यकाल राजनीतिक रहा है, पृष्ठभूमि राजनीतिक है, इसलिए राजनीतिक बात करूंगा, सच के साथ, तथ्य के साथ करूंगा। आप टीचर हैं, किसी बच्चों को आप ज्ञान जानते होंगे, बच्चे समझकर बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति में देवेंद्र प्रमुख जी, ठीक है, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है। चैनल हेड हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। अजीत प्रताप जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आखिरी कमेंट पूरे मामले को लेकर के। देखिए, बिल्कुल सृष्टि, फाइनल कमेंट यही है कि पब्लिक सब जानती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अगर आप पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे, पब्लिक की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, पब्लिक की बात को नहीं सुनेंगे, इग्नोर करेंगे, तो वही हश्र होगा जो मिल्कीपुर में हुआ, जो दिल्ली के अंदर हुआ। 27 साल बाद बीजेपी वापस आई है। आपने महाराष्ट्र का चुनाव देखा, हरियाणा का जी देखा, उत्तर प्रदेश का देखा। ठीक है, एक बार आप 2024 में कुछ सीटें बढ़ा ले गए जनता के भ्रम में, आरक्षण और संविधान के नाम पे। ये बार बार नहीं चलेगा। और मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ सदन के अंदर आप हुंकार भरिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सदन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष पर कटाक्ष करिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सड़क पर उतरना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। बंद गाड़ियों से और ऐसे कमरे में बैठकर अब आप राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई। और जनता ये सवाल पूछती है कि आप उसके दरवाजे पर कब आए थे, उसका बेटा बीमार हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो आपने फोन उठाया कि नहीं उठाया। जनता ये सवाल पूछती है कि जब बेटे का एडमिशन हमारे नहीं हो रहा था तो नेताजी के घर में 5 बार गया, वो मुझसे मिले ही नहीं। अब आप बंद कमरे में और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलकर आप नेतागिरी नहीं कर सकते। आपको काम करना पड़ेगा, धरातल पर जाना पड़ेगा। और रही बात जो ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे थे, 2002 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आई, क्या हुआ सबने देखा। सारी जगह ददुआ से लेकर अच्छे बड़े बड़े लोग जो है बाल कुमार पटेल तक चुनाव लड़े, सांसद हुए। मुलायम सिंह यादव आए, कौन आया, जो है फूलन देवी सहित एक से एक आ गए, मुख्तार, अतीक, विजय मिश्रा। उसके बाद सारे ब्लॉक प्रमुख इनके, सारे जिला पंचायत अध्यक्ष इनके, एमएलसी इनके। परंपरा किसने डाली? ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने डाली कि गुंडई कर लीजिए, एक कर लीजिए। अब जब खुद हार रहे हैं, खुद दंश झेल रहे हैं, अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए?
तो जो करेंगे वो भरेंगे। और ये कहा जाता है कि यही करके जाना है, आपने जो परंपरा डाली वो भुगत रहे हैं। लेकिन जब आप खुद जीतते हैं, अखिलेश यादव जीतेंगे सवाल नहीं है, आजमगढ़ जीत गए धर्मेंद्र यादव तो उस पर सवाल नहीं है, लेकिन जहां हार गए वहां कहेंगे ईवीएम है, ईवीएम। तो ये रोने से रोना जो है, आंसू निकालने से कुछ नहीं होगा। अवधेश प्रसाद तो रो रहे थे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, देश का उन्होंने नाटक फैलाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? 62,000 वोट से चंद्रभानु गोस्वामी जीते। दिल्ली में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चुनाव हारे, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, सौरभ भारद्वाज चुनाव हारे, अवध ओझा चुनाव हारे। आप हारते जाएगा, 48 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है। तो आपको काम करना होगा, वरना आपको सत्ता से बाहर ऐसे ही रहना होगा। और अगर आप 10 साल बाहर हैं, एक बार और बाहर हो गए 27 में, अखिलेश यादव जो 27 का सत्ताधीश का पोस्टर लगा रहे हैं, तो फिर ये पार्टी का करियर भी अपने समापन पर आ जाएगा। तो इसलिए सोचना होगा, नेताजी जिस मुलायम सिंह यादव को सभी राजनीतिक दल मानते थे, वो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, चौधरी चरण सिंह हो, मुलायम सिंह यादव की नीतियों पर अगर समाजवादी पार्टी चलती तो शायद ये हश्र नहीं होता। और अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो लिस्मस टेस्ट है, अभी ये सेमीफाइनल इसको नहीं माना जाता, अभी ये प्रारंभिक परीक्षा, अभी उसमें ही आप फेल हो गए। तो अभी तैयारी की जरूरत है, तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए और जनता के बीच में जाइए। दृष्टि, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।